हाथरस हादसे से जुड़ी हुई सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। 2 सेवादारों की और गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कई और सेवादार फरार चल रहे हैं, जिनके बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन हाथरस भगदड़ कांड में 2 और सेवादारों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आपको दे दें। 6 सेवादार पहले इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं, 2 और शिकंजे में हैं और ये कथित बाबा सूरजपाल के सेवादार बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपी उस समय सत्संग में मौजूद थे जब ये भगदड़ मचती है। एक साजिश का नया एंगल जो वकील हैं एपी सिंह उन्होंने दिया है, लेकिन मधुकर के बैंक के खाते भी बताया जा रहा है खंगाले जा रहे हैं और जवाबदेही तय की जा रही है। हाथरस हादसे की जिम्मेदारी तय करने को लेकर चल रही खींचतान के बीच पुलिस की कार्रवाई एक कदम और बढ़ी। पुलिस ने बाबा के संगठन के 2 और सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी हाथरस के सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ के बाद भाग गए थे। इस बीच पुलिस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर का बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है ताकि आयोजन को लेकर गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सके। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरी घटना के लिए सिर्फ सेवादार ही जिम्मेदार है? पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में दावा किया गया कि देव प्रकाश मधुकर ने 80,000 लोगों के लिए मंजूरी ली थी, लेकिन सत्संग में लाखों लोग आ गए। पुलिस ने इसी आधार पर देव प्रकाश को मुख्य आरोपी बनाया है। सत्संग के लिए मांगी गई इजाजत में देव प्रकाश ने 80,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई थी। देव प्रकाश ने पुलिस से इजाजत संगठन के लिए ही मांगी थी, क्योंकि वो मानव मंगल सद्भावना समागम समिति से जुड़ा हुआ था और इस संगठन का मुख्य सेवादार था। हाथरस सत्संग में मौजूद कई लोगों ने बताया कि जिस वक्त भगदड़ मची, बाबा की गाड़ी वहां से निकल रही थी, यानी वो खुद भी घटना स्थल से दूर नहीं थी। लेकिन हादसे के बाद दर्ज पुलिस की एफआईआर में बाबा नारायण साकार हरि का नाम नहीं है। पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मैं चाहता हूं, ये मंदिर है, आपने कुंभ का सवाल किया, मंदिर का सवाल किया, अच्छा लगता है। राजनीतिक सवाल कहीं और कर लीजिएगा, सर्किट हाउस में। पुलिस की कार्यनीति और राजनीतिक बयानबाजी के बीच हाथरस हादसे के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। अरविंद ओझा, आज तक। हाथरस हादसे में एक नई थ्योरी भी सामने आई है। अब बाबा के वकील ने एपी सिंह ने दावा किया है कि उन्हें ये सबूत मिले हैं कि हादसे के पीछे साजिश है। देखिए जरा रिपोर्ट। अरे भैया क्या हाथरस हादसे के पीछे थी किसी की सोची समझी साजिश? क्या लोगों को मारने के लिए रचा गया था जहरीला प्लान? क्या लाखों की भीड़ में छिपे थे भगदड़ मचाने वाले आरोपी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भगदड़ की वजह से नहीं, जहरीली गैस की वजह से हुई थी 121 लोगों की मौत? नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के सत्संग में हुए हादसे को लेकर अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। बाबा सूरजपाल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह हादसा नहीं था। बाबा को बदनाम करने के लिए लोगों की हत्या की गई। इस नई थ्योरी के तहत किए जाने वाले दावों को हम एक एक कर बताएंगे। पहले सुनिए बाबा का वो बयान जो पहली बार हादसे के 4 दिन बाद सामने आया और जिसमें बाबा ने इस घटना के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके ठीक अगले दिन बाबा के वकील मीडिया के सामने आते हैं और उपद्रवियों की साजिश का पूरा लेखा जोखा सामने रखते हैं। बाबा के वकील एपी सिंह इस दौरान हादसे की नई थ्योरी का पहला खुलासा करते हैं। केवल भगदड़ नहीं है, जो भगदड़ और स्टैम्पेड करके कहा गया, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 15-16 लोग
जो आइडेंटिफाइड किए जा रहे थे, इस साजिश में बहुत ही षड्यंत्र और साजिश के तहत इस घटना को नारायण साकार हरि के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, केवल बदनाम नहीं करने और भी उनके साथ कार्य करने के लिए साजिश रची गई थी। एपी सिंह ने बताया कि ये जानकारियां उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ लोगों ने दी हैं और जानकारी देने वालों ने कहा है कि वो सुरक्षा मिलने के बाद अपनी पहचान जाहिर करेंगे। आइडेंटिफाइड एक सफेद स्कॉर्पियो, एक काली स्कॉर्पियो और उसके साथ अन्य गाड़ियां खड़ी देखी गई। ये सूचना मुझे कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया था कि हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर और डॉक्टर एपी सिंह इंस्टाग्राम पर भेजें, तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अभी छुपाते हुए जो मुझे ये जानकारी भेजी है महत्वपूर्ण कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी। हादसे को साजिश बताने के लिए तीसरी बड़ी दलील ये थी कि पंडाल के बाहर 10 से 15 बाहरी लोग देखे गए। बाबा के वकील का कहना है कि यही लोग हाईवे की तरफ भागते देखे गए। यहाँ जो लोग, जो मैंने कहे थे 15-16 लोग, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की। हाथरस हादसे की इस नई थ्योरी के मुताबिक महिलाओं की तरफ ही जहरीला स्प्रे किया गया और इसी वजह से महिलाएं बेसुध होकर गिरती चली गई। लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। हाथरस हादसे पर सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठे कि 121 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। बाबा के वकील ने जहरीली साजिश के साथ साथ पुरजोर तरीके से इस बात को साबित किया कि लोगों की मौत भगदड़ की वजह से नहीं हुई। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से, सांस एकदम रुकी। जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहाँ लगाया गया, लगा के किया गया। एपी सिंह ने जहरीले स्प्रे की घटना का बाकायदा डेमो भी किया और बताया कि ये साजिश लोगों को मारने के लिए ही रची गई थी। इस तरह के थे और जैसे इस तरह में करते हैं ये तो अलग है, डिओड्रेंट वाला है, ये खत्म हो गया, खाली हो गया इसमें, लेकिन वो तो अलग चीज होती है। एपी सिंह ने मांग रखी है कि घटनास्थल के आगे और पीछे दोनों तरफ से टोल प्लाजा वाले सीसीटीवी तस्वीरें सील की जाएं ताकि साजिश करने वालों का खुलासा हो सके। हाथरस सत्संग से जुड़े तमाम दस्तावेजों के साथ एपी सिंह ने माना कि इस आयोजन के लिए सिर्फ 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हाथरस हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। सवाल बाबा पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार बाबा का अभी तक अता पता क्यों नहीं है और सवालों के लंबी लिस्ट उन तक क्यों नहीं पहुंची। बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था, तो बाबा की बात सब मानते। जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक प्रथा थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले नजर लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की मौत हादसा था या साजिश थी या फिर प्रशासन की नाकामी? इन सवालों की तहकीकात जारी है। न्यायिक आयोग का दौरा पूरा हो चुका है। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर से पुलिस की पूछताछ जारी है। हादसे के बाद लापता लोगों के परिवार वाले इधर उधर भटक रहे हैं और हादसे के बाद बाबा के भक्त क्या सोचते हैं? इस बेहद दर्दनाक घटना के सच का हर पहलू एक एक कर देखिए। सबसे पहले देखिए वो खौफनाक मंजर जिसने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। चाहे गिरफ्तारी कर लो, चाहे फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ नहीं। अब
अब सुनिए हादसे के बाद मौके से निकलने वाले नारायण साकार हरि का बयान। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। भगदड़ के बाद भक्तों के बीच चीख पुकार के बीच प्रभु तो निकल लिए, लेकिन वहां से गुजर रहे कई लोगों ने गाड़ियां रोककर मदद का हाथ बढ़ाया। इन लोगों ने न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार जैसे युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोककर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे ही गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी तो अपने उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन गाड़ी बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पे गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं। हाथरस हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता हैं। उनकी अपने तस्वीर लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि कहीं कुछ पता मिल जाए। ये इन्हें वैसे मतलब 2 महीने से हो गए, आती रहती थी जाती रहती थी, लेकिन हमें मंगल से ज्यादा चिंता हो रही है उनकी। हमें ये हादसा हुआ है ना, तब से हम ये सोचे उन्हें कुछ तो हो तो नहीं गया, इसलिए हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये हाथरस सत्संग में आई थी? हाँ आई थी। इस पूरी घटना को लेकर बाबा के भक्त क्या सोचते हैं ये भी सुनिए। वो है इसी आश्रम में है, लेकिन वो अपनी क्रिया बना रहे हैं। और आप देखना, आप लोग संसार है, जिन लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उनके लिए तो वो ही भगवान है। क्योंकि हमें भी कम से कम इतने बड़े, हम उसी सत्संग में। तो ये है हाथरस हादसे से जुड़ा अलग अलग सच। फिलहाल न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। अफसरों के साथ मीटिंग का दौर पूरा हो चुका है। हिमांशु मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। बाबा नारायण साकार हरि बताया जाता है कि अपने भक्तों से चढ़ावा नहीं लेता, लेकिन फिर सवाल ये उठता है तो उसके इतने आश्रम कैसे बने? आश्रम के भीतर जो सुख सुविधाएं हैं वो कैसे वहां पर आती है? हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने कानपुर के एक आश्रम में जाकर जायजा लिया, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के आर्थिक साम्राज्य की बात करें तो आर्थिक साम्राज्य उसका हर शहर में फैला था, और वो भी लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ों की कीमत का ये आर्थिक साम्राज्य था। कैसी वानगी है उसके आर्थिक साम्राज्य की, हम बताते हैं। मैनपुरी के ये बिछुआ का आश्रम है। 21 बीघा में ये आश्रम फैला है। 5 बीघे में बाबा की आलीशान सफेद रंग की कोठी है। अब सवाल कि ये 21 बीघे का आश्रम आया कहां से और इतना भव्य बना कैसे? तो इस 21 बीघे के आश्रम को बनाने के लिए जो जमीन दी है, वो ये जो 200 लोग दाता हैं, उन दानदाताओं की इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है विनोद बाबू आनंद का। विनोद बाबू आनंद वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा को ये 21 बीघा जमीन दान में दी थी, और इसी वजह से उनके नाम के आगे कितने का योगदान है वो नहीं लिखा, धनराशि लिखी नहीं है। अब बात कि ये करोड़ों का ये आश्रम बना कैसे? तो करोड़ों के आश्रम का पूरा हिसाब किताब तो इस सिर्फ 200 लोगों के नाम की लिस्ट में देख सकते हैं। इन सारी 200 लोगों के द्वारा जो रकम दी गई उसको अगर जोड़ते हैं तो 88,35,529 रुपया होता है। यानी कि कुल मिलाकर 2,51,000 से लेके 10,000 तक के दान देने वालों की यह लिस्ट है, और जिनको जोड़ा जाए तो 88 लाख से अधिक की रकम का हिसाब तो बाबा की दीवारों पर लिखा है। और ऐसे में जो भक्त हैं उनके लिए भगवान की तरह है। यही वजह है कि बाबा आश्रम में नहीं है,
लेकिन इस तरीके से देखिए, महिला बाबा के मेन गेट पर, ये जो मेन गेट है ये बाबा के व्हाइट हाउस का गेट है, यहीं से बाबा अंदर जाते हैं और इस तरीके से रोज देखा जाता है महिलाएं आती हैं, घंटों पड़ी रहती हैं यहाँ पर, इसी तरीके से सिसकती रहती हैं। उनके लिए बाबा भगवान हैं, उनके लिए बाबा ब्रह्म हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद पैसा नहीं देते और ये कहते भी हैं कि बाबा तो हमसे पैसा ही नहीं लेते। जब बाबा अपने श्रद्धालुओं से पैसा नहीं लेते तो करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, तो उसका हिसाब किताब ये बाबा की दीवार से साफ हो गया है। और इसी तरीके से बाबा ने कानपुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने आश्रम बनाए हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। बाबा नहीं, लग्जरी बाबा, 100 करोड़ की ऐसी संपत्ति। अभी तो ये सब कुछ सामने आ रहा है, धीरे धीरे अभी जांच आगे इसका दायरा बढ़ेगा तो और देखिए क्या क्या सामने आता है। लखीमपुर खीरी का भी एक आश्रम दिखाते, कहने को ये आश्रम है लेकिन लग्जरी है। खुद देख लीजिए क्या क्या है इसमें, किस तरह से ये आश्रम तैयार किया गया है। रिपोर्ट। ये बाबा 5 स्टार है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, आंखों पर काला चश्मा, बदन पर झक सफेद सूट। सफेद रंग इस बाबा की खास पसंद है। पैरों में चमकते काले जूते और भव्य आसन। ये बाबा लग्जरी लाइफ जीता है। ये बाबा शानदार गाड़ियों से चलता है। इस बाबा का स्टाइल अलग है। इसके आश्रम कई एकड़ जमीन पर करीने से बने होते हैं। बाबा इतना शातिर था कि कहने को आश्रम किसी ट्रस्ट के नाम पर करता है, लेकिन असल में ये बाबा के खुद के प्राइवेट ठिकाने होते हैं। आज तक लगातार बाबा की ठिकानों की, उसकी लग्जरी आश्रमों का हर राज आपको दिखा रहा है। आज हम बाबा के एक और ठिकाने पर आपको लेकर चलेंगे। आज बारी है बाबा के लखीमपुर खीरी स्थित आश्रम की। पहले जरा माहौल देखिए, दूर तक फैली हरियाली, किसी हिल स्टेशन का सा नजारा, लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे, जन्नत जैसा नजारा। यहीं पर है बाबा का ये आश्रम। बाबा की आश्रम के अंदर की झलक आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे यहाँ शानदार आर्टिफिशियल गुंबद रखे हैं। बाबा यहाँ आता था तो इनका इस्तेमाल होता था। कुछ मूर्तियां रखी हैं। बताया जाता है कि ये गोल्ड प्लेटेड है। ये सारा तामझाम तब सजाया जाता था जब बाबा सूरजपाल यहाँ आता था। बाबा के ऐसे कई आश्रमों की पूरी फहरिस्त है। सवाल ये कि अगर बाबा मानवता की बात करता है, गरीब गुरबों की जिंदगी बेहतर करने के काम में लगा है, तो फिर इन 5 स्टार आश्रमों की क्या जरूरत। लखीमपुर खीरी से समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।